नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और आज चर्चा हो रही है पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की। आज की चर्चा में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण रहे। दिल्ली में होने वाला पॉल्यूशन व्हीकल्स की वजह से सबसे ज्यादा है और पॉल्यूशन से लड़ने के लिए पॉलिसी की जरूरत है। और इस सेशन में हम इन्हीं दो शब्दों के इर्द गिर्द अपनी चर्चा रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ अमित भट्ट जी हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंडिया इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और मेंबर CAQM, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी है जो पॉलिसी मैटर्स पर सरकार को सलाह देती है कि पॉल्यूशन से कैसे लड़ा जाए, वो आज हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही होगा, हर एक एक्सपर्ट ने कहा कि हमें एक पॉलिसी चाहिए। CAQM वेहिकुलर ट्रांसपोर्टेशन से होने वाले पॉल्यूशन से लड़ने के लिए किस पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है? क्या वो 25 साल पहले रेड लाइन ब्लू लाइन हटा के जो CNG आई थी वैसा कोई मेजर शिफ्ट है जो अब EV की तरफ होने वाला है, या कुछ बीच का रास्ता सोचा जा रहा है? जी धन्यवाद। और जो CAQM का एक्सपर्ट पैनल है वो तो अपना डिलिब्रेशन कर रहा है और उसकी रिपोर्ट कुछ टाइम में आएगी पब्लिक कमेंट के लिए। बट आई थिंक थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि पॉल्यूशन जो ट्रांसपोर्ट से आ रहा है वो हमें कैसे इंपैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो भी हमने समझा नहीं है क्लियरली। तो आप किसी भी स्टडीज को देखिए तो दिल्ली में जो दिल्ली के अंदर का पॉल्यूशन है उसमें ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा कारण है। वो 30-35% से लेके 50% तक हो सकता है, डिपेंडिंग आप किस स्टडी को आप ले रहे हैं। क्या अभी तक ऐसी स्टडी भी नहीं हो पाई जो तय कर पाए कि पॉल्यूशन कितना हुआ है व्हीकल से? तो स्टडीज वेरी करती हैं और आप किस टाइम पे वो स्टडी कर रहे हैं उससे भी इंपैक्ट पड़ता है, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि ऑलमोस्ट 1/3 से लेके आधा ट्रांसपोर्ट से आ रहा है। तो एक तो ये बात है, बट ये सिर्फ यही नहीं है। अगर आप किसी मेजर इंटरसेक्शन चौराहे पे हैं या मेन रोड पे हैं तो जो हवा आप ले रहे हैं अंदर वो एम्बिएंट एयर क्वालिटी नहीं ले रहे हैं। मतलब जो पोल्यूशन आप अंदर ले रहे हैं वो उससे कई गुना ज्यादा है, यानी जो मीटर में दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा सड़क पे है। एग्जैक्टली क्योंकि वहीं पे सारी धुआं निकल रहा है और वहीं पे आप खड़े हैं, चाहे आप कार में बैठे हो, टू व्हीलर में हो या वॉक कर रहे हैं, तो उससे हेल्थ इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। तो एक पॉइंट ये है, मैं अभी काफी टाइम से सुन रहा था, काफी सारा डिबेट हमारा PM 2.5 PM पे चल रहा है पार्टिकुलेट मैटर पे, और आपको जाके आश्चर्य होगा कि आपके पास भी गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी है। हम जो PUC टेस्ट करवाते हैं उसमें पार्टिकुलेट मैटर को मेजर ही नहीं करते। अच्छा, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप देखिए आप जाके अपना PUC टेस्ट देखिएगा। पॉलिसी मेकर्स को पता है PUC टेस्ट? मैंने अब की बार देखा, वो जो एक प्रिंट आउट आता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नापा जाता है, 1-2 सल्फर गैस नापी जाती है, 3 गैस नापी जाती है, PM 2.5 का कोई जिक्र नहीं है। तो जब हम मेजर ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे गाड़ियों से क्या निकल रहा है तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे? सो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है कि जो हमारे ये टेस्ट होते हैं, चाहे PUC टेस्ट हो या टाइप अप्रूवल टेस्ट हो, ये लैब टेस्ट है। मतलब गाड़ी को लैब में रख एक आइडियल कंडीशन में टेस्ट किया जाता है, क्योंकि आप कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई लिमिट से अच्छा है। लेकिन हमारी आपकी जो हेल्थ इंपैक्ट हो रही है वो लैब वैल्यू से इंपैक्ट नहीं हो रही है, वो हो रही है जब गाड़ियां सड़कों पे चल रही हैं। तो सवाल यह कि जो गाड़ी सड़क पे चलती है तो उससे जो धुआं निकलता है वो लैब से कितना गुना ज्यादा हानिकारक है। तो हमने पिछले साल एक स्टडी की थी दिल्ली में टू अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड एमिशन क्या है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रियल वर्ल्ड एमिशन लैब वैल्यू से कई गुना ज्यादा है। कितने गुना? कुछ केसेस में तो 25 गुना भी ज्यादा है। 2500%? जी, हाँ जी, नॉट 25%। ओके, 25 गुना। और ये वेरी करता है कितनी पुरानी गाड़ी है, क्या यूज है, कमर्शियल है कि पर्सनल है, क्या मेंटेनेंस है, मैन्युफैक्चर वाइज। तो हमको ये समझना है कि ट्रांसपोर्ट को अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो दिल्ली की एयर पॉल्यूशन को हम क्लीन नहीं कर सकते। सर जो आप बात बता रहे हो, आप और ज्यादा ग्रिम पिक्चर दे रहे हो कि जमीन पर सच्चाई क्या है। अब सवाल यह है कि पॉलिसी हर कोई कह रहा है, आप तो पॉलिसी के आदमी हैं, किस तरह की पॉलिसी यहां अपनाई जाने की सोच हो रही है? क्या EV को इंसेंटिवाइज करना एक तरीका है? क्या फोर्सफुल ये कहा जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो EV ही होगा? क्या उस तरह के ड्रास्टिक मेजर लेने होंगे? पॉलिसी लेवल पे क्या इंटरवेंशन की जरूरत देख रहे हैं आप?
तो देखिए, पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशन एक बात है, बट सवाल है कि हम किस टाइप का इंटरवेंशन लें, पहले तो ये डिसाइड करना है। दिल्ली की एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम एक इमरजेंसी प्रॉब्लम बन गई है, हेल्थ इमरजेंसी है दिल्ली में। और आप तो कई बार मैंने आपके चैनल पे भी सुना है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि दिल्ली छोड़ के चले जाओ। अब जिनकी रोजी रोटी वो जा तो सकते नहीं है, तो जब डॉक्टर्स हमको ये बोल कि आप दिल्ली छोड़ के चले जाओ, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम है और इमरजेंसी प्रॉब्लम है। तो जैसे हमने कोविड के टाइम इमरजेंसी मेजर्स लिए, हमें शायद एयर पोल्यूशन में इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो सवाल है कि ट्रांसपोर्ट में हम क्या कर सकते हैं। तो 3-4 चीजें हैं ब्रॉडली। एक तो वो व्हीकल सेगमेंट जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है, उसको हमको प्रमोट करना है, जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसको हमको प्रमोट करना है बहुत मैसिवली तरीके से। सेकंड, व्हीकल फिर भी रहेंगे क्योंकि व्हीकल आपको रिक्वायरमेंट है। वो व्हीकल को हमको पूरा जीरो टेल पाइप एमिशन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कल हो जाए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, डिपेंडिंग ऑन विच व्हीकल कैटेगरी शिफ्ट करना पड़ेगा। और तीसरा, हमको ये प्रॉब्लम को शिफ्ट करना पड़ेगा कि सिर्फ क्लीन व्हीकल खरीदना हमारा आपका काम नहीं होना चाहिए। हमको थोड़ा सा नज करना पड़ेगा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्लीन व्हीकल बेचें। तो ये 3-4 चीजों पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप देखें शहरों में जिन्होंने एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व की है, चाहे वो बीजिंग हो गई, लंदन हो गई, कैलिफोर्निया, इन्होंने इमरजेंसी मेजर ही लिया है, तब उनकी एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। आपने सबसे पहला सॉल्यूशन बताया साइकिल चलाएं, पैदल चलें। उस देश में साइकिल चलाने को प्रमोट कैसे करेंगे जहां साइकिल को गरीब की निशानी बना दिया गया है? बिल्कुल। तो जो भी शहर आप देखें जहां पे अच्छी साइकिलिंग इंफ्रा है, साइकिल आज कोई क्यों नहीं चलाता? क्योंकि आपको मालूम है कि सड़क पे आपके साथ कोई हादसा हो सकता है। तो हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो साइकिलिंग को प्रमोट करे। उससे पहले हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो वॉकिंग को प्रमोट करे। हर आदमी किसी ना किसी टाइम पेडेस्ट्रियन होता है, चाहे आप अपने गाड़ी तक ही क्यों ना जाएं। आप देखिए, मेट्रो यूज करना है, बस यूज करना है, तो वॉक तो करना ही पड़ेगा। और हमारे फुटपाथ की कंडीशन आप देखें तो बहुत अच्छी नहीं है। तो सारी सड़क दिल्ली में, एनसीआर में, इंडिया में कहीं भी हो, वो वॉकिंग फ्रेंडली होनी चाहिए। तो एक तो ये करना है कि वॉकिंग फ्रेंडली का मतलब ये नहीं कि बीच में लैंप पोस्ट है, ट्रांसफार्मर है, वो बीच में खोमचे वाले की दुकान भी तो है सर। तो वो हमें वॉकिंग फ्री बनानी पड़ेगी। सेकेंडली, हमें रूट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां पे साइकिलिंग चलती है, उनको साइकिलिंग फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। तीसरा, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ऐड करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक बसेस की संख्या करीब 40,000 है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 40,000। बीजिंग एक शहर में केवल 40,000 बसें हैं। एक शहर और पूरा हिंदुस्तान बराबर। तो हमको बसेस, हम मेट्रो हम ऐड कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमको बसेस को भी और। दिल्ली में 7,000 बसें हैं। नहीं, अब 3.5 रह गई हैं सर। 7,000 बसें 2015 तक थी। आज के दिन कुछ 3500 के बस आसपास हैं, जो ऐड करेंगे वो अलग है। और हमें 12-13 हजार बस चाहिए। तो हमें बसेस को ऐड करना पड़ेगा। और अभी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक बस आ रही है, सस्ती भी है, तो हमको ऐड करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद भी व्हीकल्स रहेंगे, 2 व्हीलर रहेंगे, 3 व्हीलर रहेंगे, 4 व्हीलर रहेंगे, काफी सारे फ्रेट व्हीकल रहेंगे। वो भी हमको देखना पड़ेगा कैसे हम उसको मैसिवली इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर सकें। सर, जब आप बसेस की बात करते हैं तो हम दिल्ली के रहने वाले हैं। हमने जो बस चलती हुई देखी है जिस रूट पे, वो 25 साल से वैसे ही चल रही है। 25 साल में नोएडा आपका नया इंडस्ट्रियल हब बन गया, गुड़गांव इंडस्ट्रियल हब बन गया। आज तक दिल्ली के सेंटर से ना नोएडा के लिए ना गुड़गांव के लिए कोई पब्लिक बस है ही नहीं। तो जब CAQM की जब मीटिंग होती है तो कभी इस बात पे चर्चा होती है कि आज ऊबर करके लोग गाड़ी करके, पर्सनल गाड़ी करके जा रहे हैं, उनका स्टार्टिंग जर्नी और एंड जर्नी है कहां? क्या इसकी कोई स्टडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर देखिए, अगर मैं दिल्ली से नोएडा जाना चाहूं, अगर मेरे पास 2 व्हीलर है या कार है, मैं आराम से चला जाऊंगा। अगर मैं एक एनवायरमेंटली कॉन्शियस आदमी हूं और मैं बस लेके जाना चाहूं तो मैं नहीं जा पाऊंगा। इसलिए भी क्योंकि कुछ हमारे रूल्स अभी भी बड़े पुराने हैं। जैसे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना है 2 राज्यों के बीच, तो 2 राज्यों की आपसी सहमति होनी चाहिए। वो रेसिप्रोसिटी अग्रीमेंट होता है कि अगर आप 10 बस दिल्ली से भेजोगे तो मैं भी 10 बस वहां से भेजूंगा। उस चक्कर में अग्रीमेंट होता नहीं है और बात आगे नहीं बढ़ती है। तो एटलीस्ट दिल्ली NCR में तो हमें ये बॉर्डर्स को थोड़ा सा री इमेजिन करना चाहिए
क्योंकि दिल्ली सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिल्ली नोएडा भी है, गुड़गांव भी है, गाजियाबाद भी है, एक बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन बन गया है। तो उसकी प्लानिंग हमें करनी पड़ी अर्बन एग्लोमरेशन के हिसाब से, वरना हम बॉर्डर से बना देंगे, इंपैक्ट होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। सर, जो आप कह रहे हो कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, जैसे ही मैंने आपके नाम के साथ पॉलिसी शब्द जोड़ा, तो सीएक्यूएम की मीटिंग में ब्रॉडर पॉइंट्स क्या डिस्कस हो रहे हैं? क्या ये सब बातें जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं वहां भी हैं, या कुछ और लेवल की कुछ और बातें वहां डिस्कस हो रही हैं? वो समझाइए हमें जरा। नहीं, देखिए, जो सीएक्यूएम में जो बातें चल रही है वो तो मैंने कहा कि कुछ हफ्ते में आ जाएगी पब्लिक डोमेन में, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। बट मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो कमेटी बनी है उसका मैंडेट क्लियर है कि वेहिकुलर सेगमेंट से कैसे दिल्ली में प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाए। और आप देखेंगे उसमें कई सारे डॉक्टर्स भी हैं, और कुछ लोगों ने तो इतनी मतलब ग्रिम पिक्चर प्रेजेंट की है कि दिल्ली में आज एक जमाने में दिल्ली में जो कैंसर के केसेस आते थे वो जनरली मेल होते थे, 45 से 50 साल में होते थे, और स्मोकर्स होते थे। फीमेल्स कुछ बहुत ही कम होते थे। आज ऑलमोस्ट 35% लंग कैंसर के केसेस फीमेल्स के हैं, नॉन स्मोकर्स हैं। तो एयर पोल्यूशन का इंपैक्ट हम सबको हो रहा है, और उसमें क्या एक्शन लिया जाए इमरजेंसी, क्योंकि सिचुएशन इमरजेंसी वाली हो गई है। एक सवाल यह कि आप व्हीकल पॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो भारत ने एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया, BS4 से BS5 न जाके सीधा BS6। क्या उससे कोई हेल्प मिली? और जब ये BS6 टाइप के मार्किंग वाले लेवल सेट किए जाते हैं, क्या वो जमीन पर इफेक्टिव रहते हैं? उनकी इफेक्टिवनेस प्रूव हुई है साइंटिफिकली? तो देखिए, वही कई बार लोग हम देखें, अगर बहुत सारा ट्रांसपोर्ट में जो जिसे कहते हैं कि क्रांति लाना, हिंदुस्तान ने ऑलरेडी कई सारे एग्जाम्पल सेट किए हैं। दिल्ली में आज से 25 साल पहले जो CNG ट्रांजिशन हुआ वो अनपैरेलल्ड था, दुनिया में और कहीं नहीं हुआ था कि आपने 1 अप्रैल के बाद फिर सारे कमर्शियल व्हीकल को CNG कर दिया। सिमिलरली हम BS4 से BS6 चले गए, BS5 को कंप्लीटली बाईपास कर दिया, वो किसी और देश ने नहीं किया। तो ये दिखाता है कि हम कर सकते हैं, और हमने किया है। अब सवाल यह है कि अगर तो BS4 से BS6 एमिशन एब्सोल्युटली रिड्यूस हुए हैं, कम हुए हैं, लेकिन आप यह भी देखिए कि हमारी गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कोविड के बाद हिंदुस्तान में मोटर व्हीकल की ग्रोथ 7.5% के ऑन एन एवरेज हुई है, दिल्ली में यह 8.7% पे हुई है। तो अगर हम कोई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं जिससे एमिशन कम होता है, लेकिन ओवरऑल गाड़ियों की संख्या बढ़ जाती है, तो नेट एमिशन तो रिजल्ट नहीं होगा। तो आई थिंक अब वो समय आ गया है कि हमको सोचना चाहिए कैसे हम जीरो एमिशन व्हीकल्स को बढ़ावा दें। क्या ईवी पॉलिसी के तौर पर एक बेटर स्टेप हो सकता है, और क्या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ईवी एज ए पॉलिसी संभव है, खासकर तब जब हिंदुस्तान में बहुत सारे फंड क्रंच की बात की जाती है कि सरकार आपकी जेब में पैसा नहीं डाल सकती? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक हमने जो ईवी को प्रमोशन किया है वो सब्सिडी देके किया है, चाहे वो नेशनल फेम प्रोग्राम हो गया, PME ड्राइव हो गया, या स्टेट ईवी पॉलिसीज हो गई। तो वो हम क्यों देते हैं? क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट ज्यादा है, उनकी रनिंग कॉस्ट कम है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। तो आप सब्सिडी दीजिए ताकि कॉस्ट कम हो जाए, लोगों अडॉप्ट कर लें। बट अगर हमको इनकी कॉस्ट कम करनी पड़ी चाहिए तो हमें 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी कि कॉस्ट किसी व्हीकल की कब होती है। वो तब होती है कि जब एक मार्केट में डिमांड आती है, और वो डिमांड से कंपटीशन आता है कि भाई अगर मैं नहीं बनाऊंगा दूसरा आदमी बना के। तो सवाल है कि हम वो डिमांड कैसे क्रिएट करें। अब आज से कई साल पहले देखिए, एसी में 5 स्टार एसी आने शुरू हुए थे, उनका कॉस्ट ज्यादा थी, लेकिन जब सबने 5 स्टार लगाना शुरू किया, मार्केट बड़ा, डिमांड कम हुई और कॉस्ट भी कम हुई। तो सवाल यह कि हम डिमांड कैसे क्रिएट करें। तो आई थिंक ये समय आ गया है गवर्नमेंट को कि जब जीरो एमिशन व्हीकल की डिमांड क्रिएट करने का समय आ गया है, और इसके लिए हमें एक फेज आउट प्लान बनाना चाहिए दिल्ली एनसीआर में कि किस साल के बाद हम इंटरनल कंबस्टन इंजन रजिस्टर नहीं करेंगे। मान लीजिए 5 साल, 7 साल, 10 साल, जो भी हम टाइम लगाते हैं, तो एक ऑटो मेकर को आइडिया मिल जाएगा कि अगले 5-7 साल में दिल्ली में इंटरनल कंबस्टन इंजन नहीं बिकेगा। तो ऑटो मेकर्स नए प्रोडक्ट लाएंगे, कंपटीशन की वजह से प्राइस कम होगा और एडॉप्शन बढ़ेगा। तो उस पर हमें थोड़ा देखने की जरूरत पड़ेगी। एक सवाल यह है कि ईवी की जब हम खरीदने की बात करते हैं तो उसके 2 क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा होते हैं।
एक तो ईवी की कॉस्ट और पेट्रोलियम की या इंटरनल कंबशन इंजन की कॉस्ट है, उसमें इतना ज्यादा वेरिएशन है कि आप भले ही पूरी लाइफ स्पैन का फ्यूल भी ऐड कर लो तो उसकी कॉस्ट कंप्लीट नहीं होती। पहला क्रिटिसिज्म ये है। दूसरा ये है कि ईवी में एक तो रेंज एंजाइटी है कि कितनी चलेगी, भरोसा नहीं है, और दूसरा है कि ईवी पे भी बहुत से लोग डाउट करते हैं कि जितना प्योर फ्यूल या प्योर ऑल्टरनेटिव ये बताया जा रहा है नॉन पोल्यूटेंट, उतना है नहीं ईवी। तो मैं लास्ट क्वेश्चन में पहले आता हूं। अगर आपको याद हो, आज से 15-20 साल पहले दिल्ली के किसी मार्केट में आप जाइए तो बहुत सारे छोटे जनरेटर चलते थे। आप लाजपत नगर चले जाइए, करोल बाग चले जाइए, कहीं भी चांदनी चौक चले जाइए, आज की डेट में आप जाएंगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि उस जनरेटर से बहुत सारा एमिशन होता, आपको शॉपिंग करने में बहुत परेशानी होती थी। तो हमने जनरेटर्स हटा दिए हैं, बट मोबाइल जनरेटर अभी भी हैं। तो हमारी इंटरनल कंबस्टन इंजन वाली कार इज लाइक अ मोबाइल जनरेटर। तो हमने क्यों जनरेटर हटाए? क्योंकि एयर पोल्यूशन था। हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे है वो अलग बात है, बट अगर वो व्हीकल एमिट कर रहा है और जहां मैं खड़ा हूं, उससे बेटर है कि वो कहीं 200, 400, 500 किलोमीटर पे पावर प्लांट एमिट करे। ठीक, सो एक वो पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि कॉस्ट ज्यादा है। मैंने कहा कॉस्ट कम हो जाएगी अगर हम डिमांड क्रिएट करेंगे, और डिमांड क्रिएट के लिए हमें रोड मैप बनाना पड़ेगा। आज मैन्युफैक्चरर्स को पता नहीं है मैं कौन सी टेक्नोलॉजी बनाऊं, क्योंकि कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। तो दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन ऑटोमोबाइल से सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आपके टेल पाइप से कोई एमिशन नहीं आना चाहिए। चाहे आप इलेक्ट्रिक लाइए, चाहे आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल लाइए, चाहे आप कोई टेक्नोलॉजी ले आइए, हमारा डायरेक्शन जो होना चाहिए जीरो टेल पाइप एमिशन व्हीकल, ये हमारा डायरेक्शन होना चाहिए। गाड़ी बिकती है, सरकार को टैक्स मिलता है, तेल बिकता है, सरकार को टैक्स मिलता है, मेंटेनेंस होती है कंपनी की, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेनेंस से रादर देन सेलिंग ए कार जो डीलरशिप है। अब सवाल ये उठता है कि पूरा जो इकोसिस्टम है वो रिवॉर्ड कर रहा है इंटरनल कंबशन इंजन को, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको कैसे पुश कर पाएंगे, और उनकी कैसी, क्या सचमुच पॉलिसी लेवल पर सरकार उस तरह के पुश को आगे बढ़ा रही है? अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देना लंदन का। सो लंदन में अभी आप दो तरह के व्हीकल ले जा सकते हैं, या आपके पास BS6 हो या आपके पास इलेक्ट्रिक हो, और कोई व्हीकल लेके आप लंदन शहर के अंदर नहीं जा सकते। 2035 के बाद आप सिर्फ जीरो टेल पाइप एमिशन व्हीकल लेके जा सकते हैं। अब ये डायरेक्शन क्या करता है कि 10 साल का टाइम है ऑटोमेकर्स को कि भाई आप मॉडल बनाइए, प्राइस अच्छी लीजिए, ऐसी चीज बनाइए जो लोगों को पसंद आए, क्योंकि 2035 के बाद आप बेच नहीं पाएंगे। तो हमें इस टाइप का एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि कब हम इंटरनल कंबस्टन इंजन को फेज आउट करें और कब हम इलेक्ट्रिक को ले आएं। उसके बाद, क्योंकि पोल्यूशन हमारा, क्योंकि अगर हमारी गाड़ियों की संख्या बढ़ती जाएगी तो पोल्यूशन तो बढ़ता ही जाएगा, तो हमें उसको रोकना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि एक फेज आउट डेट लाने की जरूरत है। फेज आउट लाने की जरूरत है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन के मेजर 3 सजेशंस क्या होते हैं जब भी आप किसी पॉलिसी मीटिंग में बैठते हैं, जो इमिनेंट करने की जरूरत है पॉलिसी डिसीजन के तौर पे? तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकल क्या रहा है। तो कई शहर एक इक्विपमेंट यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो वो हम दिल्ली के एटलीस्ट जितने भी एंट्री पॉइंट्स हम लगा सकते हैं, वो डेटा हमें देगा कौन सा व्हीकल ज्यादा पोल्यूट कर रहा है और कितना पोल्यूट कर रहा है, उस पर हम एक्शन ले सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट का डिप्लॉयमेंट करना टू अंडरस्टैंड एमिशन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक पॉइंट नंबर 1 हो गया, बिकॉज तब हमको मालूम पड़ेगा PM 2.5 कहां से आ रहा है, क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं है। सेकंड, अगर दुनिया टाइपराइटर से कंप्यूटर पे शिफ्ट कर रही है, तो हम क्यों टाइपराइटर को पकड़ के रखना चाहते हैं? मतलब इंटरनल कंबस्टन इंजन से जीरो टेल पाइप एमिशन पे सारी लोग शिफ्ट कर रहे हैं फॉर एयर पोल्यूशन। तो हमको भी एक ऐसा प्लान बनना चाहिए कि कब, किस समय के बाद हम इंटरनल कंबस्टन इंजन दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं, तो एक फेज आउट प्लान। और थर्ड, हम किस तरह से पुश करें मैन्युफैक्चरर्स को कि वो ज्यादा इलेक्ट्रिक बेचें, ना कि सिर्फ कंज्यूमर को कि वो इलेक्ट्रिक खरीदें। बिकॉज
अगर हम ये प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरर्स पे शिफ्ट करते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स एक चीज में बहुत अच्छे हैं कि वो गाड़ी अच्छी बेच सकते हैं। तो अगर वो ज्यादा बेचेंगे तो कंज्यूमर ज्यादा खरीदेंगे। तो मैन्युफैक्चरर्स गाड़ियां ऐसी बनाएं जो कंबशन ना करे, इलेक्ट्रिक की तरफ जाएं। पॉलिसी लेवल पर बहुत सारी इंटरवेंशन की जरूरत है, लेकिन इस डिस्कशन में एक बात स्पष्ट हो गई कि हम पॉल्यूशन को लेकर बात बहुत कर रहे हैं, कारकों को लेकर बात बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी शुरुआत जीरो से लेकर करनी है। अभी तक तो यह ही तय नहीं हो पाया है ढंग से कि व्हीकल पॉल्यूशन का हिस्सा कितना है दिल्ली के आसमान में होने वाले पॉल्यूशन को लेकर। यानी मंजिल अभी दूर है, शुरुआत जीरो से है और पॉलिसी इंटरवेंशन के बाद ही इसका समाधान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ आए। पॉल्यूशन पर सॉल्यूशन को लेकर यह चर्चा हमारी बरकरार है, बने रहिए हमारे साथ।